नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और 2024 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने ये वायदा किया था कि 2024 जब शुरू होगा तो आपको सीधे सीधे स्टॉक्स बताए जाएंगे कि इस साल, इस कैलेंडर ईयर में क्या होने वाला है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ नायाब हीरे शामिल करें जो आपको समृद्ध बनाए और अच्छी कमाई आपकी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ज्ञान चर्चा पे आज हमारा फोकस नहीं है, आज बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन, क्या लेना है, किसको पोर्टफोलियो में शामिल करना, उन स्टॉक्स पे हम डिस्कशन करेंगे हल्के फुल्के अंदाज में, बीच बीच में और दूसरी बातें भी होती रहेंगी। लेकिन आज का फोकस सिर्फ ये है कि हम उन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे जो आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ चार बड़े विद्वान, जाने माने एक्सपर्ट और स्टॉक पिकर्स हैं। परिचय कराते हैं आपका। पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल जी है। अभय जी नमस्ते और नए साल की शुभकामनाएं। पहली बार मिल रहे हैं आपसे नए साल में। 2-3 बार रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा हो ही नहीं टूर पे सकता। थे। हाँ वो तो था, वो बाहर था तो नहीं आ पाता, नहीं तो अगर मुंबई में हो तो आपको मालूम है। इससे पता लगता है कि नए साल में आदमी कितना बिजी हो गया फंड हाँ। मैनेजर। तो इसका मतलब बहुत अच्छा काम धाम नहीं, काम हो रहा है, पूरा इकोनॉमी में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। मैं तो जहाँ जाता हूँ मुझे दिखता है कि सब है, सबके हाथ में काम है, कोई जिसको काम करना है सबके लिए अपॉर्चुनिटी है इस समय। तो वैसा ही बढ़िया वाला स्टॉक भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगले हमारे मेहमान हैं रॉकस्टार्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल। और ये हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन आजकल घर से ही अपने काम काज कर रहे हैं। अभिषेक जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप बहुत शानदार हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हुए स्टॉक के नाम पे। जी बिल्कुल। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि नए साल का जो शुरुआत है वो कैसे आपके शो से शुरू करें। हाँ, तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो नए साल की शुरुआत भी वैसे धमाकेदार तरीके से ही करेंगे। बिल्कुल। और तीसरे मेहमान हमारे हैं अमरीश बालिगा जी, मार्केट के बड़े एक्सपर्ट। स्टॉक पिकिंग में ज़बरदस्त पकड़ है और कई सारे स्टॉक भी देखिए खुद ही बताएंगे कि कैसे लाइफ चेंजिंग पिकिंग है इनकी, अमरीश जी की। और साथ ही SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन भी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमरीश सर, आपके इलाके में सुना एक नया ब्रिज बनने वाला जो हमारे शहर से आपको कनेक्ट कर देगा और आप मस्त चले आएंगे वहाँ से 15 मिनट में शहर में। एब्सोल्युटली। अभी इसका इनॉग्रेशन होगा 12 तारीख को। हाँ पर ये एग्जैक्टली मेरे जगह आता नहीं है, मैं वाशी में रहता हूँ। हाँ और ये कनेक्ट कर रहा है नवी मुंबई पनवेल के उस तरफ, उरन से। इट्स कनेक्टिंग टू द न्यू एयरपोर्ट। हाँ। पर इसके कारण एटलीस्ट यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी पनवेल जाते थे बॉम्बे से, हाँ। दे यूज द वाशी ब्रिज। वो शायद अभी यूज नहीं करेंगे, उन लोग सीधे सीधे पनवेल पहुंच जाएंगे यूजिंग द न्यू ब्रिज। तो बिल्कुल। उस हिसाब से मेरे लिए बेनिफिट है। तो ट्रांस हार्बर लिंक उसका नाम है, MTHL बोलते हैं। और वो करीब 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। और ऐसी जानकारी मुझे मिली कि 350 रुपये उसका टोल लगेगा। 250 रुपये। 250 रुपये जी, 350 प्रपोजल था, 250 उन्होंने अप्रूव किया। कुछ ज़्यादा नहीं है फिर ये, उतना तो डीजल पेट्रोल बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा। और समय बचेगा। आइडिया वही है कि ट्रैफिक कम करें, डीकंजेस्ट करें, और सरकार को थोड़ा अगर सब्सिडाइज करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना तो चाहिए। मुंबई वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा न्यू ईयर का गिफ्ट पहला मिल गया। पंकज जी हमारे साथ है। पंकज जी, दिल्ली में बड़ी सर्दी है लेकिन मुझे गर्मा गर्म स्टॉक चाहिए आपसे। बिल्कुल, नमस्कार नीरज जी, नया साल बहुत मुबारक हो आपको, सब दर्शकों को। और बिल्कुल वो जो एक स्लैंग चलता है ना, दिल्ली की सर्दी, कड़ाके की सर्दी। 10-11 डिग्री टेम्परेचर है नीरज जी इस टाइम, दोपहर में या इस टाइम अर्ली इवनिंग में। तो मजेदार सर्दी हैगी, बट मार्केट में गर्मी है और हमारी चेष्टा भी यही रहेगी, अच्छे गरम गरम स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जाए। ऑल द बेस्ट। ओके, बिल्कुल गर्मा गर्म स्टॉक्स 2024 के लिए आप लोगों के पेश करते हैं अभय जी। जी मार्केट रुक नहीं रहा है। जी बीच बीच में लोग कुछ थोड़ा बहुत ऐसे डरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है। जी, क्या लाए आप गिफ्ट पहला? तो पहला नीरज जी देखिए, हम एक तो सबसे पहले जो भी स्टॉक्स की हम सभी बात करेंगे वो सारे कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर और हमारे पोर्टफोलियो में हैं भी, मोस्ट प्रॉब्ली हैं ही। तो उस डिस्क्लेमर के साथ मैं कहूँगा जो भी हम देख रहे हैं और देखते हैं एज अ फंड हाउस कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, वो पहले देखते हैं कि मैक्रो जो थीम है वो पॉजिटिव है कि नहीं, किस सेगमेंट में, क्योंकि जैसे समय बदलता है नए सेक्टर्स एमर्ज होते हैं। पुरानी कंपनीज जो काफ़ी काम करनी, सडनली उनको एक अपॉर्चुनिटी नई बड़ी बनती है गवर्नमेंट के पॉलिसी डायरेक्शन से या कस्टमर डिमांड से या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज से। तो
चेष्टा हमेशा यही रहती है कि आप उसमें कुछ ढूंढें कि जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है जो आपको रिटर्न देगा। तो एक जो मुझे स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है काफ़ी समय से लिस्टेड है एम्बर एंटरप्राइजेस। तो एम्बर एंटरप्राइजेस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। वो सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं रूम एसीज़ के। तो जो हमारे घर में एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी जो सब लगते हैं, तो जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं इंडिया में उसमें से 8 के लिए वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो करते हैं, प्रोडक्शन वो करते हैं और ब्रांड लगा के फिर वो ब्रांड कंपनीज अपना बेचती है। पैनासोनिक, डाइकन, ऐसे उनके कस्टमर्स हैं। तो मतलब मेरे घर में जो एसी लगा हुआ है एक्चुअली अंबर का बनाया हुआ है। जी, अगर मेड इन इंडिया है तो वो एम्बर का बना हुआ है, बिल्कुल। वाह। और ये एक बड़ा मूवमेंट है जो हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करने का। जो बड़े ब्रांड प्लेयर्स हैं वो फोकस करना चाहते हैं मार्केटिंग पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, डिज़ाइन पे, और वो वॉल्यूम का जो बेनिफिट मिलता है वो फिर एम्बर जैसी कंपनीज को मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी, अभी 23 फैक्ट्रीज हैं उनकी, और 23 फैक्ट्री में क्या होता है, आप एफिशिएंसी ऑफ स्केल ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े बायर हैं कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं रॉ मटेरियल का प्राइस नीचे, आप लेबर को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं स्केल के, और वो आप अपने पास रख के, और फिर भी आप एक लोग को जितना जो आपके कस्टमर को पर यूनिट प्राइस पड़ेगी बनाने की, उससे आप कम में काम कर सकते हैं, और इसलिए उनको अट्रैक्शन है कि वो आपको दे दें तो आप सस्ते में बना देंगे। तो रूम एसी में तो ये बड़े प्लेयर है ही हैं, मतलब ये तो काफ़ी समय से हैं। अब दो चीज़ें नई हुई हैं उसमें। एक हुआ है कि इन्होंने जो वेरिएबल सेगमेंट है उसमें एक जॉइंट वेंचर किया है नॉइस ब्रांड के साथ, जो पिछले हफ्ते इन्होंने फाइलिंग करी है। तो आप वॉचेस हैं उसमें, watches, ईयरबड्स earphone हैं, वगैरह ये सब हेडफोन्स हैं, जो भी वेरिएबल डिवाइसेस हैं। नॉइस काफ़ी बड़ा ब्रांड है। बहुत बड़ा। तो 50-50 जेवी है जिसमें प्रोडक्शन ये करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी एंट्री है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इनकी, जो इलेक्ट्रॉनिक में इनका ऑलरेडी प्रेजेंस है, ये बनाते हैं पीसीबी, एमसीबी में, और इन्होंने अभी एक पीसीबी कंपनी भी एक्वायर करी है 100%। और तीसरा जो मेरे को लगता है बड़ा ग्रोथ एरिया है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है सिडवॉल। वो सिडवॉल जो है वो रेलवेज के लिए एचवैक सिस्टम, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है रेलवेज का, वो बनाते हैं। तो अगर जैसे हम देख रहे हैं रेलवेज का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, और अब मुझे नहीं लगता कि कोई पूछता है कि ये एसी ट्रेन है कि नॉन एसी ट्रेन है। अब लोग समझते हैं कि एसी ट्रेन ही है, आप ट्रेन में जा रहे हैं तो भी आपको एसी में ही जाने को मिलेगा। और रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इतना बड़ा ऑलरेडी है और बढ़ रहा है, तो सिडवॉल जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एयर कंडीशनिंग पे आप फोकस करें। और ये जो सेगमेंट है इनका रेलवेज वाला, ये एक्चुअली हायर ग्रोथ और हायर मार्जिन सेगमेंट है कंपेयर टू अदर। तो इसमें इस कंपनी में मुझे लगता है काफ़ी नए ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। रूम एसी वाला तो इनका जो है वो तो है ही बड़ा बिजनेस, पर ये जो नए वेरिएबल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और रेलवेज का स्पेशली जो एचवैक सिस्टम है, क्योंकि वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने शुरू हो गए तो वो मिलते रहेंगे। उसके बाद एएमसी भी आता है, उसके बाद आपको सिर्फ एक बार ही नहीं प्रोडक्ट बेच के निकल जाना है, एएमसी भी आप करेंगे, फिर जब भी रेनोवेशन होगा फिर आपके पास ऑर्डर आएगा। तो वो एक बड़ा वॉल्यूम ड्राइव कर सकता है। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, तो मुझे लगता है ये 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी को बढ़ के मल्टी बैगर बनना और इसी साल में रिटर्न दिखना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। एवरेज टेम्परेचर मेरे ख्याल में 8-10 साल में आधे पौन डिग्री बढ़ चुका है, और गर्मी तो आप देखिए ना कैसे हो रही है, मतलब। और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ रही है नीरज जी। अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है। ईएमआई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज है, आप ले लीजिए, ईएमआई पे पैसे दे दीजिए। मैं बताऊँ, नॉर्थ में कूलर का बड़ा फैशन है जी, लेकिन कूलर भी 15-20 हज़ार का आता है। बिल्कुल। 35,000 के फिर एसी ले लो आप, और उसमें पानी भरिए, फिर आप उसको मेंटेन झंझट करिए, करिए, और वैसी कूलिंग नहीं देगा। जी। तो एसी का खैर कूलर से कोई कंपैरिजन और नहीं है। एसी का डेंसिटी अभी भी इंडिया में बहुत कम है। मोबाइल फोन ज़्यादा है, लोग 1 लाख रुपए की मोबाइल फोन लेने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। घर का एसी लगाने में 20,000 का 4 बार सोचते हैं। ये अंबर वाले अगर सुन रहे हो ना, तो आप लोग ना यूपी इधर उधर जाओ और उनको सिखाओ कि यार ये जो 40,000 का मोबाइल लिए घूम रहे हो ना, अच्छा एसी लगा लो, घर में ठंडे में रहोगे। मोबाइल तो सस्ते में काम चल जाएगा। और पावर, एक और पावर भी इजीली अवेलेबल हो रहा है। पावर कंपनीज हैं, अब वो जगह जगह, पहले इशू था गांव में आप लगा दे, छोटे शहर में लाइट नहीं आ रही, कंप्रेसर लगा, आपका एसी खराब हो गया, तो अब वो पावर की सप्लाई भी जैसे जैसे बढ़ रही है। तो ये सारे काफ़ी फैक्टर्स हैं जो फाइनली इनके फेवर में आ रहे हैं टुगेदर। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को बिजली बिल भी, अब ये मजे भी तो लोगे। सब कुछ फ्री में चाहिए क्या? इतनी ठंडक मजे ले रहे हो तो थोड़ा बिजली बिल तो देना ही पड़ेगा आपको, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपका हिस्सा होगा। अग्रवाल साहब, आपका पहला पिक कौन सा है?
तो नीरज जी, जैसे कि इस साल देखने को मिल रहा है कि अपनी इकोनॉमी और हर तरह से एक पॉजिटिविटी चारों तरफ छाई है। तो कंजम्पशन थीम, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जहाँ पे इकोनॉमी अच्छा करने शुरू करती है, वहाँ पे जो कंजम्पशन थीम है उसके जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा करने लगते हैं। तो मेरी अभी पहली जो पिक है वो सूला वाइनयार्ड्स है, जो मुझे लगता है कि इस थीम में बहुत फिट बैठती है। लेकिन टिपिकली क्या होता है कि जब इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, जो कि हमारे केस में है, तो वहां पे ये प्रीमियराइजेशन जो है वो आगे जो है और ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है। जैसे कि पहले ओपनिंग होती है बियर से, कोई भी इकोनॉमी, सो बियर की जैसे जो स्टॉक्स हमारे हैं यहाँ पे, जो एंट्रेंट लेवल की ड्रिंक्स होती है, वो काफी हद तक पेनिट्रेटेड है और काफी अच्छा खासा उन कंपनियों ने किया भी है, उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री भी है। उसके बाद फिर आप देखते हैं तो वाइन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। अब इंडिया में जो कंजम्पशन है वाइन का, वो अभी भी जो है करीबन पॉपुलेशन के लेवल पे देखें तो मात्र 1% है। वर्सेस अगर मैं ग्लोबल पीयर से, ग्लोबल इकोनॉमी से कंपेयर करूं, जहाँ पे उनकी जो जीडीपी का कितना कंजम्पशन पॉपुलेशन का जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो करीबन करीबन 13% है। तो मार्जिन बहुत बड़ा है। यहाँ पे इस कंपनी की मैं मार्केट कैप देखूं तो मात्र 4,500 या 5,000 करोड़ है। आज भी स्टॉक काफी चला है। एंड यहाँ पे काफी स्पेस इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफी बड़ी है। सो एक पैटर्न जो है वो जैसे जैसे एक कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे इसके डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इंडिया में 50% प्लस इसके मार्केट शेयर है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के अंदर में इसकी प्रेजेंस है। एंड प्रीटी मच मैन्युफैक्चरर ब्रांड दोनों खुद के हैं। एंड इट्स नॉट अ इजी प्लेस टू एंटर। तो ऑफ कोर्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड ब्रांड बनाना इतना आसान नहीं है। सो दे हैव बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, जिसका एडवांटेज डेफिनेटली इनको मिलता है, जहाँ पे दे आर एबल टू कनेक्ट टू द कंज्यूमर्स वेरी वेरी ऑफन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी बात चल रही है, आई थिंक सो कुछ पॉलिसी लेवल पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चेंजेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट लाने वाली है, जिसकी वजह से शायद ये एक पॉजिटिव बेनिफिटरी भी हो सकते हैं। सो ओवर एंड ऑल मुझे लग रहा है कि एक सस्टेनेबल थीम है, एंड प्रमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस भी काफी अच्छा ग्रो ही कर रहा है। एंड आप ये प्रीमियम इसी कंपनी को इसलिए देते हैं क्योंकि आप एक पैटर्न देख रहे हैं अगले 5 से 7 साल का, जहाँ पे डिमांड जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो होगी। एंड कॉम्पिटिटर्स इतने हैं नहीं, क्योंकि वाइन भी अपने आप में एक स्पेशलाइज सेगमेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है मुझे पसंद आया। हालांकि बाइंग रिकमेंडेशन मैं स्ट्रिक्टली नहीं कहूंगा, वो जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो अपने कंसल्टेंट को डेफिनेटली कंसल्ट करके ही अपनी पोजीशन ले, क्योंकि हम एक पीएमएस चलाते हैं और हमें कवरेज रखना होता है हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो उस तहत में ये कंपनी हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियो में भी हो सकती है। सो इसलिए ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे हमारा ट्रैक है। बिल्कुल, और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है हर स्टॉक के लिए जो भी यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, कि आप अपने सलाहकार से ज़रूर सेकंड ओपिनियन लें। हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो सुला विनयार्ड, और मुंबई से बाहर निकलेंगे नासिक की तरफ जाएंगे तो इनका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट भी है, उसमें आप जाके स्टे कर सकते हैं रात में। बहुत शानदार जगह है वो, मैं गया नहीं हूँ, मैंने सब सुना है। तो मैं जाऊँगा कभी। अभिषेक जी के साथ जा सकते हैं आप। अभिषेक जी के साथ जाएंगे, ट्रैक करते हैं तो अच्छे से घुमाएंगे ये। आप चलते हैं अमरीश जी के पास। अमरीश सर, कौन सा स्टॉक ढूंढा आपने? पहला स्टॉक कौन सा है आपका? जी, मेरा जो स्टॉक है कॉन्ट्रापिक है। और मुझे लगता है कि ये साल प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने काफी प्रॉफिट बनाया है, बट दिस ईयर आई थिंक आई मीन पीपल शुड लुक एट प्रोटेक्टिंग द कैपिटल एज वेल एज प्रॉफिट्स। मेरा पिक है गुजरात गैस। ये इंडिया का लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। करीब 6 स्टेट्स में है और 1 यूनियन टेरिटरी में है। करीब 37,200 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन है। सो दिस इज अ वेरी बिग एसेट। और 806 सीएनजी स्टेशन भी हैं इनके। 20 लाख प्लस इंडिविजुअल कस्टमर्स है डोमेस्टिक के, 14,700 कमर्शियल कस्टमर्स है और करीब 4,300 इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं। 2 साल पहले इनफैक्ट कैलेंडर ईयर 2022 में एलएनजी प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, और इसके कारण करीब 75% ऑफ मोरबी के जो सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोग मूव कर गए थे प्रोपेन गैस पे, जिसके लिए गुजरात गैस का जो वॉल्यूम है काफी कट हो गया था। क्योंकि आई मीन आई जस्ट गिव यू अ फिगर, Q4 FY21 में उनका डेली का पीक था 7.3 MMS CMD, और ये कम हो गया था टू 2.0 इन Q3 ऑफ FY23, तो काफी गिरा था। सो बिकॉज ऑफ विच ये स्टॉक भी काफी अंडर परफॉर्म किया है। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि एलएनजी प्राइसेस काफी कम हुए हैं। इनफैक्ट दिसंबर महीने में करीब 30% करेक्ट किया था।
तो मुझे लगता है कि ये जो कस्टमर्स जो निकल गए थे, आई थिंक दे विल कम बैक, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट्स ऑलरेडी देयर। और क्योंकि प्राइसेस कम हुए, दे विल अगेन शिफ्ट बैक फ्रॉम प्रोपेन टू आई मीन सीएनजी। तो मुझे लगता है कि द वॉल्यूम्स विल क्लियरली मूव अप। और यहाँ पे एबिटा मार्जिन्स जो एक्सपेक्टेड है करीब 6 रुपीज पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। आई मीन एज ऑफ नाउ इट्स अबाउट 4.5-5 ये बढ़ेंगे। और वॉल्यूम ग्रोथ जो मैंने कहा था पहले, आई थिंक दैट विल बी अबाउट 13% इट विल ग्रो, आई मीन कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 years। और यहाँ पे हम लोग का जो इंटरनल प्राइस टारगेट है इस करीब 650 का है, बिकॉज जो FY26 का एक्सपेक्टेड ईपीएस है करीब 26 का है। ओके, गुजरात गैस एक लीडिंग कंपनी है और बहुत कम देश में सिटी गैस की कंपनीज है जो सारी हैं वो सब अपने अपने इलाके में है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में खास तौर पे इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो गुजरात गैस में निवेश किया जा सकता है। पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, आपका स्टॉक पहला वाला। नीरज जी, स्टॉक डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। एक तो जो भी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे आइडियाज हमने अपने क्लाइंट्स या मित्रजनों को भी दिए, जबकि कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। एंड एक और भाव रखा गया है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो कमिंग ईयर है एक ईयर ऑफ अपहीवल हो सकता है। मेजर इवेंट्स अनफोल्ड करने वाले हैं कंट्री में अगले 3-4 महीने में। सो वी हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई डिसेंटली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स। हो सकता है उनमें मोमेंटम थोड़ा कम हो, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है जहां पर एक सेफ्टी का एलिमेंट भी ध्यान रखा गया है। सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का एक कॉम्बिनेशन लेके चला है। तो इसमें जो पहला स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो एक आई वुड से इट्स अ प्रॉक्सी प्ले टू most of the themes which are in the stock market today. Manufacturing theme, हमारी GDP growth की theme, growth in defense sector, growth in railways, growth in automobiles। और जो stock हैगा, popular stock है Cummins India Limited। Cummins India Limited है, stock has done decently well, I wouldn't say exceedingly well in last 1 year, but decently well perform किया है इसने। पिछले एक साल में करीब 30-40% की ग्रोथ दी है, और पिछले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट आई थिंक 100% का रिटर्न दिया है। बट हमारा ये मानना है कि आने वाले वर्ष 2024 में, या वर्ष 2024 जो चल रहा है, माफ कीजिएगा, इसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगले 3-4 क्वार्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं ये अपने डीजल इंजन के, पावर सिस्टम्स के, इंडिया के। और जो इनकी पेरेंट कंपनी है कमिंस इनकॉर्पोरेशन, वो वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है डीजल इंजन के लिए। और उसके अलावा जिस तरह की टेक्नोलॉजी इनके पास है, जिस तरह की इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अभी डेवलप कर रहे हैं, जो भी इंडियन गवर्नमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ला रही है या लाने वाली है, आई थिंक उसको सब, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो इनको कैटर कर रही है और जो मार्केट के अहेड है। इसके अलावा जिस तरह से इनको सपोर्ट अपनी पेरेंट कंपनी से मिलता है या आने वाले वक्त में मिलने वाला है, आई वाज रीडिंग आर्टिकल समथिंग लाइक हाइड्रोफ्यूल टेक्नोलॉजी, आई थिंक काफी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसपे जो इनकी यूएस की पेरेंट कंपनी है काफी आगे बढ़ गई है। एंड वंस दैट टेक्नोलॉजी इज इन नियर फ्यूचर, इनको भी डेफिनेटली पास ऑन होगी। सो और जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं डिफेंस और रेलवेज के लिए, जो हाई कैपेसिटी जो हम जो बोलते हैं जनरेटर्स या पावर जनरेटर्स, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। सो बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड जो हमने ग्रोथ इनकी देखी पिछले क्वार्टर में, थोड़ी सबड्यूड ग्रोथ थी इसकी, बट कंपनी ने सेट कि अगले 3-4 क्वार्टर हमारे काफी एग्रेसिव रहने चाहिए। एंड सॉर्ट ऑफ कमिट, उनकी अगर कॉन कॉल सुनी जाए कंपनी की, दे हैव कमिटेड कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी उससे मिनिमम 2x हम ग्रो जरूर करेंगे। सो आई थिंक जो एक इस तरह से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन चल रही है हमारे देश में, जिस तरह से ग्रीन फील्ड ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चल रही है, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आई थिंक इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक इसमें ग्रोथ आनी ही है। जो अभी ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ आनी है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक वी बिलीव 2000 के करीब ये स्टॉक चल रहा है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है करंट लेवल्स पे, but it's just a matter of time. I think it moves ahead, and काफी consistent growth, steady growth, fundamentally strong growth with less of upheavals, considering कि हम काफी सारे events में move करेंगे वर्ष 2024 में। So I think Cummins India हमारी पहली एक
आई वुड से स्टॉक रिकमेंडेशन, बट एक पॉजिटिव डिस्कशन रहेगी आइडियाज पे, जिस पे पॉजिटिवली ध्यान दिया जा सकता है। कमिंस इंडिया एक बड़ी लीडिंग प्लेयर है और जिस तरह से देश में कैपेक्स हो रहा है प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, और अलग अलग बड़ी थीम्स डेवलप हो रही हैं, उसमें ये स्टॉक फिट बैठता है। आपको पता है ये 2024 का जो साल है, इसका मूल नंबर क्या है? नहीं। 8। हाँ। और 8 नंबर किसका है? सैटर्न का। ओके। और शनि महाराज जी क्या है? न्याय के देवता। हाँ। शनि महाराज जी अर्दी साइन है, इंजीनियरिंग के, मेटल के, धरती से जुड़े हुए। तो अभी तक जितने आप लोगों ने बताए ना, ये सब धरती से जुड़े हुए स्टॉक हैं। सुला विनयार्ड, अंबर, लोहा लकड़ी, सब है ना, कमिंस इंडिया और गुजरात गैस। तो एकदम फिट बैठ रहा है। शनि महाराज से भी जुड़ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट वाला तो मैं बताऊंगा तो एकदम ही वही है। तो अभी हमने संजय जुमानी जी से बात की थी, हाँ, वो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जी। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि 8 नंबर जो है सैटर्न का है, और इस बार मार्केट में कैसे कैसे चीज़ें प्ले अप होंगी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब सही होगा, लेकिन जो लोग मानते हैं न्यूमरोलॉजी, उनके लिए मैंने कहा ये फ्लेवर दे दूं। अच्छा, अगला स्टॉक मुझे आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल धरती वाला है क्या? मतलब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। तो मेरा हम पिछले ऑलमोस्ट साल भर से रिसर्च कर रहे हैं नीरज जी, क्योंकि एक जो सेगमेंट है इंडिया में, पहले भी हमारी बात हुई, जो इन्वेस्टर्स का ध्यान अभी तक नहीं गया है, वो है एग्रोकेमिकल स्पेस पे। अब आप इसको मैक्रो लेवल पे देखिए, इतना बड़ा देश है और अभी भी हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं है। मतलब सरकार में हमेशा एक पैनिक होता है जब भी गेहूं ठीक नहीं हुआ या चावल की खेती ठीक से नहीं हुई, शुगर कांस्टेंट प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बैन का कांदे की प्रॉब्लम है, हर तरह की आप देखिए, कभी बैन हो जाता है, कभी प्राइस बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। तो एक सरकार का अभी 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कैसे फूड सिक्योरिटी हम अपनी क्रिएट करें, कि ऐसा समय नहीं आए कि हमको बाहर से कुछ मंगाना पड़े। अभी तक हम फिर भी बचे हुए, एक्सपोर्ट रोकना पड़े। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी खुद की फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बारिश हुई ना हुई, क्योंकि वो वेदर पैटर्न तो अलग अलग रहेगा ही। आप कभी नहीं कह पाएंगे कि बहुत अच्छी बारिश हुई पूरे देश में। मतलब कहीं अच्छी हुई, कहीं ज़्यादा हुई, कहीं कम हुई, वो तो प्रॉब्लम रहने वाली है। तो फूड सिक्योरिटी पे, और दूसरा सरकार ने कहा जो उनके एजेंडा में है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, कि फार्म इनकम को डबल करेंगे। और फार्म इनकम को डबल करने के लिए आप सिर्फ एमएसपी बढ़ा के डबल नहीं कर सकते। तो आपको क्या चाहिए कि आपको जो खेत है उसकी जो यील्ड है वो बढ़ानी पड़ेगी। कि अगर 1 हेक्टेयर में अभी 1 क्विंटल हो रहा है तो आप उसको 2 क्विंटल करिए। वो कैसे बढ़ाएंगे? वो इस तरह बढ़ाएंगे, थोड़ा टेक्नोलॉजी रहेगी। एक आपको क्रॉप प्रोटेक्शन, दूसरा फर्टिलाइजर। तो स्टॉक कौन सा, नाम भी ले लीजिए। नाम है उसमें धानुका एग्रीटेक। छोटा स्टॉक है, पर छोटा, मतलब 2.5-3 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पर मुझे लगता है एक तो फाउंडर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, फोकस्ड हैं इस स्पेस में। दूसरा, उन्होंने काफ़ी बड़ा बिजनेस अपना बनाया है अक्रॉस द कंट्री। आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाए, हमने चैनल चेक्स किए तो उसमें 4-5 नाम आते थे जो लोकल फार्मर्स प्रोडक्ट जिसके लेते हैं। एक बायर हो गया, सिंजेंटा, यूपीएल और धानुका। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है इन लोगों के सामने। और मुझे लगता है यहाँ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन उनके जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है, क्योंकि इनोवेशन चाहिए इसमें। आपको नए नए कीड़े आ रहे हैं, नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, तो आप कैसे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द, कभी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो आपके जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी है वो भी बहुत स्टिफ रहता है। क्योंकि जो एफडीए है और जो इनकी रेगुलेटर है वो कॉन्स्टेंटली चेक करता है कि आपका जो केमिकल है वो पॉइजन तो नहीं है, कि आपने कीड़े तो मार दिए पर जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। तो एक बड़ा लंबा साइकिल होता है प्रोडक्ट अप्रूव कराने का। तो इनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो बहुत रोबस्ट है। तो पिछले 4-5 साल का जो काम हुआ है प्रोडक्ट पाइपलाइन बनाने का, और इनका फोकस पूरा इंडिया पे ही, एक्सपोर्ट नहीं करते। तो इसका एक फायदा ये है कि जो चाइना की डंपिंग है, प्रोडक्ट डंपिंग है, उससे ये इनको फर्क नहीं पड़ता। इनका पूरा केटरिंग है डोमेस्टिक मार्केट पे, और इनका फोकस भी वही है कि डोमेस्टिक मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, नया डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। तो मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। और जो इन्होंने पिछले 4-5 साल में काम किया और जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे वो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ में अगले 4 क्वार्टर में इसी साल दिखने लगेगा। इंटरेस्टिंग। धानुका एग्रीटेक तो बेसिकली खेती किसानी से जुड़ा स्टॉक है। फूड या जो कृषि उपज है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसकी यील्ड बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि नुकसान कम से कम हो, जिससे यील्ड बढ़े। तो धानुका एग्रीटेक में ध्यान दिया जा सकता है। और ये भी 8 नंबर से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड, ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है और बेसिक नीड से भी जुड़ा हुआ है। तो धानुका एग्रीटेक अगला स्टॉक है जो अभय जी के पिटारे से निकला है।
अभिषेक जी आपका दूसरा स्टॉक सर। सो नीरज जी, पे कंजम्पशन के बाद जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल है। इंडिया अभी भी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है, एंड जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे पास है, डेफिनेटली इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी जो अंडर करंट डिमांड है वो उतनी मीट नहीं होती है। अभी भी जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी जो है वो अभी भी एक ऐसे क्लास से उभर रही है जो नेक्स्ट लेवल पे लेट्स से मिडिल क्लास होगी, तो वहां पे एक्चुअल डिमांड है। एंड उस डिमांड को आज की डेट में जो एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैटर कर रही है वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। सो ये कंपनी जो है ये चेन्नई बेस्ड है, एंड इनकी एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि इन्होंने ऑलरेडी टायर 3 से टायर 6 जो ये ब्रैकेट है वहां बहुत अच्छा खासा पेनिट्रेट कर रखा है। तो ये एक्चुअली भारत को सर्व करता है, जो कि हमारा एक अभी इन दिनों में एक फेवरेट टर्मिनोलॉजी भारत है, जो कि एक्चुअल में इज नथिंग बट गोइंग मोर इंटीरियर्स इन इंडिया, एंड जहाँ पे रियल डिमांड भी है और जहाँ पे रियल लोग भी है जिनको केटर करना होता है। सो यहाँ पे 5 स्टार बिजनेस काफी अच्छा काम कर रही है। टिपिकली ये किनको टारगेट करते हैं, जिनकी एक इनफॉर्मल इनकम है और कैश फ्लो जो है करीबन 40 से 50 हज़ार रुपए महीने का जैसे इनके घर में आता हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इनकी जो बुक होती है वो एक सिक्योर्ड बुक ही हमेशा प्रेफर करते हैं। सो इस तरह से इनकी जो लेंडिंग है वो एक तरह की सिक्योर्ड है। एंड अगर हम नंबर पे देखें तो जीएनपीए भी अभी एज ऑन डेट जो लास्ट रिपोर्टेड है वो करीबन 1.35% है, एंड एनपीए जो है वो लेस देन 1% है। सो दैट वे दे आर रियली मैनेजिंग द बुक वेरी वेल। इंपॉर्टेंट बात ये है ग्रोथ। इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो यहाँ पे क्या खास बात है, खास बात यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ आती है। इन्होंने जो लास्ट 5 साल में अपनी जो एयूएम की जो बुक बिल्डिंग की है उसकी जो सीएजीआर ग्रोथ है वो 47% है, विच इज फ्रॉम FY 18 टिल 23 नाउ। तो 47% से इन्होंने अपनी बुक को ग्रो किया है, जो कि एग्रेशन भी दिखाता है और कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट भी करता है कि अंडर करंट डिमांड को ये बेटर कैटर कर पा रहे हैं। और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि आने वाले समय में अभी भी इन्हें 30 से 35% प्लस की ग्रोथ दिख रही है आने वाले समय में। तो जहां पे भी हाई ग्रोथ होती है वहां पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हाई प्रीमियम देना होता है, बट दैट ऑल्सो गिव्स यू सम विजिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड कि आपके पास मार्जिन भी कितना है प्ले करने के लिए। क्योंकि इनकी लैंडिंग रेट हाई है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ कोर्स इन द मिडल ऑफ 8 to 10% रहती है, तो उनकी जो निम है वो बहुत अट्रैक्टिव है, डबल डिजिट में है। टिपिकली आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं वहां पे निम जो है वो बड़ी सिंगल डिजिट में होती है, बिटवीन 3 to 4%। यहाँ पे निम 10% प्लस चली जाती है बिकॉज लेंडिंग रेट ऑलमोस्ट 24% प्लस चल रहा है। सो उस तरह से अगर मैं देखूं तो एक अच्छा वेल मैनेज्ड एनबीएफसी कंपनी है। अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग मार्केट जो इनके साउथ के है, 3 4 स्टेट्स जो प्रोमिनेंट स्टेट्स है वहां पे इनकी ज्यादातर बुक बिल्डिंग है, और अभी ये धीरे धीरे करके नॉर्थ साइड में भी आ रहे हैं। तो मुझे उस तरह से लग रहा है कि अभी भी काफी स्पेस है ग्रो करने के लिए। सो ये मुझे अच्छा लगता है, वन ऑफ द पिक्स वन कैन कंसिडर होल्डिंग इन देयर पोर्टफोलियो। पैसे को अगर कमोडिटी माना जाए तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ये, हम्म, 24 घंटे में खत्म हो सकता है ना, चाहे जितना पैसा हो आपके पास। हम्म, वो चक्र बहुत तेजी से घूमता है। ये बात तो सही है। वैसे 5 स्टार बिजनेस का लिस्टिंग के बाद से बहुत ही बढ़िया रिस्पांस इसको मार्केट ने दिया है। वेल मैनेज कंपनी आप दिखती है। तो भाई पैसे रुपए तो सबसे ज़रूरी है, अर्धी साइन हो या कोई भी साइन हो, मुद्रा नहीं है तो काम कैसे चलेगा ना। बिल्कुल। पेस्टिसाइड खरीदो पैसे चाहिए। तो 5 स्टार बिजनेस को ध्यान में रखिए। ये अगला स्टॉक है अभिषेक जी के हिसाब से। अमरीश सर आपका दूसरा। नीरज, दूसरा पिक है इंजीनियरिंग सेगमेंट से AIA इंजीनियरिंग। ये एक ग्लोबल लीडर है इन ग्राइंडिंग सॉल्यूशंस। करीब 35% मार्केट शेयर है अक्रॉस 125 कंट्रीज, और नियरली 95% डोमिनेंस है इंडिया में। बनाते हैं इन लोग क्रोमियम वेयर करोजन और एब्रेजन रेजिस्टेंस कोटिंग्स, जो यूज होता है इनफैक्ट इन सीमेंट, माइनिंग और थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनीज में। 4 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलुरु और ट्रिची में। और एक्सपोर्ट बिजनेस इनका कवर करता है ज्योग्राफीज लाइक नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। इनका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है करीब 4,40,000 मेट्रिक टन्स का है अभी, और अभी केपेक्स भी कर रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग दिस टू अबाउट 5,20,000 मेट्रिक टन्स बाय मार्च 2025। तो इसका जो रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा इट शुड कम फ्रॉम FY 26 ऑनवर्ड्स। मेरा एस्टिमेट है कि रेवेन्यू इसका ग्रो करेगा करीब 20% कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो वी शुड सी आई मीन द रेवेन्यू एटलीस्ट अबाउट 75-80% हायर फॉर FY 26। यहाँ जो मेरा EPS का अनुमान है करीब 175 का है, और हम लोग का जो इंटरनल प्राइस टारगेट है इसका ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर करीब 4,375 का है।
बट देन मैं बोलूँगा दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक, तो शायद ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स श्योरली एक मल्टी बैगर भी बन सकता है। मल्टीबैग बन सकता है। एआई इंजीनियरिंग बहुत ही प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की कंपनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 30-35 हज़ार 34,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और रीजनेबल वैल्यूएशन 28 पे इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो एआई इंजीनियरिंग आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये अपने जितने स्टॉक में सुन रहे हो ना, ये सब बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ टाइप की कंपनीज हैं सारी, चाहे क्यूमेंस इंडिया हो, धानुका हो या 5 स्टार एकदम डिफरेंट प्लेस की कंपनी है। एआई इंजीनियरिंग वैसी है। तो सब बड़ी यूनिक सी कंपनीज हमारे इसमें डिस्कस की जा रही हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। पंकज जी, आपकी अगली कंपनी? नीरज जी, जो अगला हमने आइडिया शॉर्टलिस्ट किया है, अगेन फ्रॉम इंजीनियरिंग स्पेस है, अगेन मैन्युफैक्चरिंग थीम पे हम महत्व दे रहे हैं। संसेरा इंजीनियरिंग 40 साल पुरानी कंपनी है। आईपीओ इनका हाल ही में आया था, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इनके आईपीओ आए हुए, एंड स्टॉक हैज़ बीन डूइंग रीजनेबली वेल। उसके अलावा कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी हैगी। बेसिकली जो अभी तक ये क्रिटिकल हाई प्रिसिशन ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रहे हैं, ये बना रहे थे से 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। आई थिंक दैट इज देयर फोटे, एंड अभी तक दे वर मोस्टली केटरिंग टू जो आइस टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी वो बोलते हैं। बट कंपनी हैज बीन एग्रेसिवली लुकिंग इनटू द फ्यूचर। 3 नई फैसिलिटी कंपनी ने चालू की हैं, जिनमें से 2 फैसिलिटी चालू हो गई हैं। एक फैसिलिटी आई थिंक जल्दी चालू होने वाली है। एक फैसिलिटी खाली ईवी को कैटर कर रही है, ईवी कंपोनेंट्स और ईवी रिलेटेड ऑटोमोबाइल को कैटर कर रही है। जो सेकंड जो फैसिलिटी है इनकी, दे आर केटरिंग टू डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो आई थिंक इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्जिन और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल सकते हैंगे। और जो बेसिकली थर्ड फैसिलिटी ये जो अभी कमीशन करने वाले हैं, अभी कमीशन नहीं हुए, दैट इज स्पेशलाइज्ड इनटू एल्युमिनियम मशीन्ड कंपोनेंट जिसे बोलते हैं, फोर्जिंग कंपोनेंट बोलते हैं, उसके लिए भी हाई प्रिसिशन चाहिए होती है। तो बेसिकली हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है। आई थिंक यू कुड कॉल इट कि इनके पास एक सॉर्ट ऑफ मोट हैगा इस एरिया में। एंड और हमारा ये मानना है कि जिस तरह से इनकी R&D टीम है, जिस तरह से इनके फ्यूचर के प्लान्स हैंगे, कंपनी हैज बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जो कंपनी की ग्रोथ हैगी, जो कि थोड़ी सी स्टैग्नेंट रही है पिछले 1-2 क्वार्टर में, इट टेक्स ऑफ ऑन अ स्टडी बेसिस। तो संसेरा इंजीनियरिंग हमारा सेकंड पिक रहेगा, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी एंड द स्टॉक फॉर 2024। संसेरा इंजीनियरिंग एक और इंजीनियरिंग और बेसिक इंडस्ट्रीज है संसेरा, क्यूमेंस, AIA, अंबर, सब बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज आ रही हैं, ज़बरदस्त। अच्छा है क्योंकि भारत में पहली बार देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे बात हो रही है। हम लोग कहते हैं अरे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या होगा, चाइना बनाता है इतना बड़ा, तुम तो अपने IT इंजीनियर बनाई जाओ, अपने सर्विसेज पे फोकस करो। अब पूरा बदल गया है वो, आप कह रहे हैं स्पेशलिस्ट, आप केमिकल्स में, मशीनरी में, सब अक्रॉस प्रोडक्ट्स देख लीजिए, इंडियन कंपनीज आर डूइंग फिनोमिनली वेल। और ये तो स्टार्ट हुई है अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग जो काफ़ी नेग्लेक्टेड सेक्टर था, अब पहली बार तो अब हमने काम करना। सरकारी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट देखिए ना। जी बिल्कुल, मतलब जो अनदर एग्जांपल, यस, पब्लिक सेक्टर की PSUs है, वो BHEL हो या इवन दूसरी NTPC हो, इन सब में क्या ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये थे हमारे अब तक के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 स्टॉक्स जो इसमें हमने चर्चा की। ये आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, अभी 4 और बाकी है, एक स्टॉक्स और सब पे डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका वीकेंड स्पेशल में, और आज स्टॉक पे डिस्कशन हो रहा है। वादे के मुताबिक नए साल 2024 के लिए आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल हो सकता है, वो आइडियाज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक बहुत सारी थीम हम लोगों ने डिस्कस की, और चाहे अनचाहे आप सब लोगों ने ना उसमें एस्ट्रोलॉजी का तड़का मार ही दिया। मतलब उसमें सैटर्न 8 नंबर फिट हो गया सब में। अब देखते हैं अगले 4 में क्या होता है। बताइए अगला स्टॉक कौन सा है आपका? जी, मैं अभिषेक का जो व्यू था उसको एक्सटेंड करूंगा कि टियर 2, टियर 3, और जो एक बड़ा तबका है जो बोरो करता है। पर मैं कहूँगा एक जो बोरोअर है उसकी और भी नीड्स हैं, उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, उसको बैंकिंग भी करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें कि बोरो ही नहीं करना। तो
उसमें मेरा पिक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पिछले साल ही लिस्ट हुआ। और अभी भी लोगों के दिल में मैं बात करता हूँ काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये कंपनी बनेगी, कब इसके नंबर्स आएंगे, कब बिजनेस स्टार्ट होगा। मैं उसके बियॉन्ड देख रहा हूँ। मैं ये लोग देख रहे हैं कंपनी अभी बताओ करती क्या है पहले करती ये क्या है बताओ। अभी? हाँ, अभी वो कह रहे हैं कि हमने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, अभी हम क्रेडिट कार्ड के लिए करेंगे, अभी हम इंश्योरेंस भी करेंगे, हम लेंडिंग भी करेंगे, मतलब हर तरह की चर्चा है। पर मुझे लग रहा है चर्चा के पीछे काम भी काफ़ी हो रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है, तो उसको उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है। और साइज वाइज मैं कहूँगा तो अगर मैं रिलायंस का जो उनका ट्रेजरी स्टॉक है उसकी वैल्यू लूँ, बढ़ के 1 लाख करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है, और ऊपर से कोर बुक वैल्यू 25,000 करोड़ के आसपास है, 25-30 हज़ार, तो उसके सामने जो मार्केट कैप है अभी भी 1.2 टाइम्स ही है, तो उसका कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है उसको। पर मुझे लगता है ये जो बुक वैल्यू मल्टीपल है ये रियली बढ़ेगा तब जब बिजनेस स्टार्ट होगा, जब लोगों को एक्चुअली कार्ड ले सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, तब ये पूरा माहौल बदलेगा और तब ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी री-रेट होगा। मुझे इसलिए लगता है जियो, क्योंकि एक स्केल इनबिल्ट है, छोटा काम नहीं करेंगे तो नेशनल लेवल का बड़ा काम करेंगे, और खुद कैप्टिव कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। जियो टेलीकॉम के कस्टमर्स हैं, जियो रिटेल के कस्टमर्स हैं, तो एक कैप्टिव आपके पास कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी ये सारी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। पर अब आप उनको ये सब सर्विसेज दे सकते हैं, सिर्फ लेंडिंग ही नहीं करनी है आपको, लोन ही नहीं देना है, सारी आप क्रेडिट कार्ड दीजिए, आप उनका पेमेंट फैसिलिटी जियो पे के थ्रू पेमेंट जो पेटीएम कर रहा है वो आप कर सकते हैं। फिर इंश्योरेंस में उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया आएंगे, म्यूचुअल फंड का अभी कल ही आया अनाउंसमेंट की। तो ये इतने बड़े स्पेसेस हैं नीरज जी कि मुझे लगता है कि हर एक स्पेस में वो ग्रो करेंगे, तो ये कंपनी की वैल्यू सिर्फ बुक वैल्यू से नहीं रहेगी, क्योंकि बुक वैल्यू का मल्टीपल सिर्फ लेंडिंग कंपनीज को दिया जाता है, पर आप यहाँ पे पूरा फी बेस्ड काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी करंट मार्केट वैल्यू है कंपनी की, मुझे लगता है बहुत कम है, पर लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब दिखे बिजनेस के माध्यम में, कब मैं रिलायंस जियो का मैं इंश्योरेंस खरीद पाऊँ, कब मैं उसका क्रेडिट कार्ड ले पाऊँ, कब मैं उसके म्यूचुअल फंड में सब्सक्राइब, तब लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब ये लेना चाहिए, अब बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है ये एक डार्क हॉर्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी कल लार्ज कैप सेगमेंट में भी ऐड हो गया है। करेक्ट। तो अब आप लार्ज कैप फंड्स भी इसको बाय कर सकते हैं, जो ओपन कर देता है लिक्विडिटी भी। तो स्ट्रक्चरली भी मैं देखूं, टेक्निकली और बिजनेस वाइज दोनों, मुझे लगता है ये 24 का लार्ज कैप डार्क हॉर्स है जियो फाइनेंस। ये पैदा ही लार्ज कैप हुआ है जी, पहले बिल्कुल आप 1.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे आप आए हैं एग्जिस्टेंस में। बड़ा इंटरेस्टिंग था हम लोग कि लिस्टिंग के दिन से आप लार्ज कैप कंपनी है, बिल्कुल। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प स्टोरी है। अच्छा, इसका एक और डिस्क्लोजर आप चैनल का भी ले लीजिए, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका जो मालिकाना हक है वो रिलायंस के पास है, और रिलायंस और जियो फाइनेंस के प्रोमोटर सेम है, तो ये भी आप एक डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, अगला स्टॉक आपका। नीरज जी, मेरा फोकस अब एक ऐसे स्टॉक पर है जहां मुझे लग रहा है कि एक इवेंट है वो अगर अनफोल्ड होता है तो उसकी बिगेस्ट बेनिफिशियरी शायद ये कंपनी हो सकती है, एंड हमें वॉचफुल होना चाहिए। तो एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक कॉल है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वेल्सपन इंडिया को। ऑफ कोर्स ये काफी नोन कंपनी है, होम टेक्सटाइल स्पेस पे जानी मानी लीडिंग कंपनी है, एंड लार्जली जो बिजनेस मॉडल इसका रहा है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहा है, जहाँ पे इनकी ज्यादातर जो भी एक्सपोर्ट रही है वो यूएस सेंट्रिक रही है, बी टू बी लार्जली इनका मॉडल था। हाल फिलहाल में ऑफ कोर्स इन्होंने जो है अब अपना फोकस बी टू सी की तरफ बढ़ा दिया है। इन्होंने एक नए सीईओ को भी हायर किया है इसी स्पेस में, जहाँ पे दे वांट टू फोकस इंक्रीजिंग द रिटेल बुक। फिलहाल जो ग्रो करने की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, जो कि रिटेल सेगमेंट का होगा, वो 11 से 12% सालाना होगा फॉर द नेक्स्ट 4 years। सो ये एक जो मिक्स बदल रहा है, दैट कैन रियली गिव देम अ गुड फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड बी बेटर मल्टीपल्स। सेकेंड पार्ट है कि डिमांड रिवाइवल भी आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि यूएस के अंदर में वापस जो है एक डिमांड जो है, जो पहले एक स्लैग चल रहा था, वो अब वापस आते हुए दिख रही है, क्योंकि वहां पे थोड़े इन्फ्लेशन के कंसर्न थे जो अब थोड़े ईज आउट हो रहे हैं। तीसरी है कि इनकी जो कॉटन प्राइसेस, जो इनकी रॉ मटेरियल होती है, वो काफी एलिवेटेड थी लास्ट ईयर, बट अभी लास्ट 12 महीनों के अंदर में जो हाल फिलहाल की जो है वो करेक्शन काफी उसमें देखने को मिले थे, एंड 40% से ऊपर से तो कॉटन करेक्ट हो चुका है। सो therefore that will give them एडवांटेज की उनके जो मार्जिन प्रेशर जो उनके ऊपर आ रहा था रॉ मटेरियल की वजह से, वो अब उनके ऊपर नहीं दिखेगा। एंड जैसे कि मैं इवेंट की बात कर रहा था, तो इवेंट ये है कि
ये हालांकि नोन इवेंट है, बट इस इवेंट की अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो फिलहाल यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रही है उनकी, जो अभी तक इफेक्टिव नहीं हुई है। बट अगर ये इफेक्टिव होती है तो ये इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक नंबर के तौर पे समझें तो यूके जो है करीबन करीबन सालाना $24 बिलियन के अपैरल्स को इंपोर्ट करता है। एंड हमारे यहाँ से, इंडिया से जो वहाँ यूके मार्केट में जाता है वो करीबन $1.4 बिलियन ही है। तो अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा कोई भी इस तरह का कोई एग्रीमेंट उनके साथ नहीं बना हुआ है, और हमें एक ड्यूटी का डिसएडवांटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से हम प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते हैं। अंडर एफटीए होना ये है कि सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर में, एक सिलेक्टिव थीम के अंदर में जो है वहां पे वो ड्यूटी नहीं लगेगी, या बहुत ही कम लगेगी, या आप एक पर्टिकुलर, जैसे कोटा सिस्टम भी होता है कि आप इतना ही भेज सकते हैं, वो सब हट जाएगा। सो फ्री का जो पहला टर्मिनोलॉजी का मतलब यही है कि आप खुलकर बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड एफटीए अगर ये एग्जीक्यूट होता है इस साल, जो कि हाईली पॉसिबिलिटी है, कंसिडरिंग हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अभी स्ट्रांग होने लगी है विद द यूके गवर्नमेंट। तो अगर ये साइन अप होता है तो यहाँ से इंडिया को जो एक एडवांटेज मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। एंड मोटा मोटा आप ये समझ लें कि जो ये $1.4 बिलियन की जो अभी आज के डेट में जो नंबर है, वो $3 से $5 बिलियन तक जा सकती है 3 से 5 साल के अंदर में, जिसके अंदर में क्योंकि वेल्सपन इंडिया इतनी बड़ी प्लेयर है और उनके पास एक बहुत बड़ा साइज है, उसका वो एक एडवांटेज वो वहां पे ले पाएंगे। दैट विल बूस्ट द रेवेन्यू। लास्ट पॉइंट ये भी है कि कंपनी बहुत कंसर्न रही है पास्ट में अपने डेट को लेके, एंड इन्वेस्टर्स भी, बट उन्होंने बहुत क्लियर गाइडेंस दी है कि अब वो जो है कंटिन्यूसली डेट रिडक्शन अपने कैश फ्लो से करते चले जाएंगे। एंड उसकी गाइडलाइंस भी उन्होंने ऐसे दी है कि बाय FY25 तक वो जीरो डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। नेक्स्ट ईयर तक 1000 करोड़ तक की उनकी गाइडलाइंस है कि वो कंपनी कम करेंगे डेट से। ओवरऑल जो है आप अगर देखोगे डेट तो इतना इतना बड़ा भी नहीं है कंपेयर टू द साइज ऑफ द कंपनी, बट 1500 करोड़ नेट डेट है। बट अभी उनकी जो प्लानिंग है वो यही है कि डेट फ्री बनेंगे। तो ये कुछ हाईलाइट वर्दी पॉइंट्स मुझे लगे जो एक स्टैंड आउट करते हैं। एंड इस मार्केट में भी जैसा कि हम सभी पता है कि हम सब कॉन्शियस है, वैल्यू कॉन्शियस है, एंड वी नीड टू एटलीस्ट टेक अ बेट ऑन कंपनीज जहाँ पे एक थोड़ी सी स्टेडीनेस दिखे, विजिबिलिटी दिखे, तो ये कंपनी मुझे जो है सही लगती है। दैट्स व्हाट आई लाइक टू रिकमेंड। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में बहुत ही कम रेटेड कंपनी है ये, जबकि होम टेक्सटाइल की बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है ये, गोयनका साहब की फैमिली की है। और ये जो इवेंट आप बता रहे हैं सर, इसका बहुत सारे कंपनी इंतजार कर रही हैं। एक और जिसका जिक्र दिन में 4 बार हमारे यहाँ होता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कब हो, तो उसके वारे न्यारे हो। हम लोग यूएसएल की बात कर रहे हैं, वो इवेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कब एफटीए साइन हो और कब अपना काम बने। तो खैर ये स्टॉक को ध्यान में रखिएगा। इसका नाम वेलस्पन लिविंग भी हो गया शायद, अभिषेक जी। तो जब आप, जी हाँ, इन्होंने रीनेम कर दिया। हाँ, तो जिन लोगों को वेलस्पन इंडिया ढूंढने में ना मिले, वो वेलस्पन लिविंग ढूंढ लेंगे तो मिल जाएगी ना। अब वैसे जानकारी के लिए बता दूँ, होम टेक्सटाइल कंपनी तो आपको तुरंत मिल जाएगी कि उस ग्रुप की कौन सी कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला स्टॉक है अमरीश सर, आपका अगला स्टॉक कौन सा है? जी, अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म किया था 2023 में, पर लास्ट 3 महीने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। इनफैक्ट दिस इज इंटरमीडिएट केमिकल कंपनी है विद डाइवर्सिफाइड बिजनेस इन बेसिक केमिकल्स, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल और एसीटोन का इन इंडिया सिंस 2019। इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, आई मीन एंड आल्सो आई मीन अ वेरी गुड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। करीब 45 कंट्रीज में है इनका प्रेजेंस, एंड करीब 1000 प्लस कस्टमर्स हैं। रिसेंटली इन्होंने कैपेसिटी भी डबल किया था और नए प्रोडक्ट्स भी काफ़ी लॉन्च किए हैं इन फार्मा एंड एग्रोकेम। उनका जो फोटो हैलोजिनेशन प्लांट और फ्लोरिनेशन प्लांट ये दिसंबर में शुरू होने वाला था, बट आई थिंक इट्स गॉट अ बिट डिलेड, बट इट शुड स्टार्ट बाय फरवरी मार्च। तो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद विल सी आई थिंक गुड रेवेन्यू फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स इन FY25। Q2 के इनके अर्निंग्स काफ़ी अच्छे थे, करीब 18% पैट इम्प्रूव किया है। पर जैसे कि मैंने कहा था, स्टॉक हैड अंडर परफॉर्म, बट मुझे लगता है कि Q3 से आई मीन द रिजल्ट्स व्हिच विल कम इन जनवरी, यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एंड द मेन थिंग इज चाइना प्लस वन का जो फैक्टर है, आई थिंक दैट विल स्टार्ट प्लेइंग आउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, नॉट जस्ट फॉर दीपक नाइट्राइट बट अक्रॉस मोस्ट ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि ये सब अभी लीडर्स बन गए हैं इन देयर स्पेस। आई मीन क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम हैव डन केपेक्स, आई मीन दे हैव वर्ल्ड क्लास प्लांट्स एंड कैपेसिटीज।
तो आई थिंक द स्पेशलिटी केमिकल्स जो थीम है, आई थिंक दैट शुड प्ले आउट इन 2024 और एंड इन विच दीपक नाइट्राइट आई थिंक वुड बी अ लीडर। यहाँ पे फाइनेंशियल वाइज जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है मेरा FY25 का करीब 95 का है, और यहाँ पे हम लोग के जो इंटरनल टारगेट्स है करीब 30 to 50 का है। ओके, तो दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मर स्टॉक है। बीच में इसने एक ब्रीदर लिया क्योंकि केमिकल प्राइसेस और तमाम जगहों पर डी स्टॉकिंग की वजह से नीचे आए, लेकिन अब फिर से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केमिकल एक नई स्टोरी है इस साल की, क्योंकि बॉटमिंग आउट हो चुकी है और उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए दीपक नाइट्राइट आपका अगला स्टॉक हो सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। पंकज जी, आपका तीसरा। नीरज जी, तीसरा जो हमारा स्टॉक है, आई थिंक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, पॉपुलर थीम है, पॉपुलर सेक्टर है, रियल एस्टेट से लिया है। आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस रियल एस्टेट कंपनीज ने दिखाई है पिछले से 1.5-2 वर्ष में, मेरे को लगता है वी आर जस्ट मिडवे ऑफ द साइकिल। और इसका जो लीडिंग प्लेयर हैगा, खासतौर से हमारे यहाँ एनसीआर रीजन में दिल्ली के आसपास, डीएलएफ लिमिटेड, स्टॉक हैज डन एक्सीडिंगली वेल। आई थिंक से क्या आपका 2023 का भी टॉपिक था ये। पंकज जी, रीजनल बायस है आपका, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब दिल्ली में रहते तो गुड़गांव वाली कंपनी को बोलेंगे। I think it's a compelling buy. मैं सोच भी रहा था कि whether we could avoid this, but I think it's a compelling buy and it's a strong theme. और अगर हम देखें, मैं इस कंपनी के अपार्ट फ्रॉम जो कि सब डोमेन पे है कि इट्स नेट डेट फ्री कंपनी नाउ, हमें नहीं भूलना चाहिए आज से 4-5 साल पहले करीब 23-24 हज़ार करोड़ का कंपनी पे डेट होता था, एंड इट्स नेट डेट फ्री कंपनी। बहुत बड़ी बात होती है रियल एस्टेट इतनी बड़ी कंपनी को नेट डेट फ्री कंपनी होना। उसके अलावा जिस तरह की अब ब्रांडिंग डीएलएफ ने कर लिया, आई थिंक नीरज जी, अगर हम एक बाइंग अप्रोच देखें, अगर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर ब्रांड की घड़ी लेनी है, पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेनी है या पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े लेने हैं, आई थिंक उसके लिए दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रेडी टू गिव अबाउट 2x द वैल्यू। एंड सिमिलर इज द थीम विद डीएलएफ। डीएलएफ अब जिस तरह के लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक दे आर सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ दैट मास रियल एस्टेट, दे आर इनटू लग्जरी रियल एस्टेट। और जिस तरह की लग्जरी रियल एस्टेट में डिमांड आ रही है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी को एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड अगले 5 से 10 साल में, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका एक मीडियम लग्जरी रियल एस्टेट से लग्जरी रियल एस्टेट में मूव करेगा। और उसमें जिस तरह के हमारे को मार्जिन्स मिलते हैं, डीएलएफ उसके अंदर आई थिंक बहुत वेल प्लेस्ड रहेगा। और सिमिलर लोकेशन पे, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट पे वी हैव सीन नियर बाय, स्पेशली इन गुड़गांव, डीएलएफ करीब 50 से 100% का प्रीमियम कमांड करता है अपने प्रोडक्ट पे, एंड पीपल लैच टू इट। अभी भी रिसेंटली उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट लाइन से बिका था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो एक दोबारा से अपटिक साइकिल रियल एस्टेट में देखने को मिली है 10-1 साल के बाद, अभी भी काफी प्रोजेक्शन बाकी है, काफी इसमें इन्फ्लेशन बाकी है, इन द सेंस जो मार्केट कैप पूरी रियल एस्टेट कंपनीज की है अभी भी आई थिंक काफी कम है विज़ व्हाट इट वाज अबाउट 10-12 इयर्स बैक। तो मेरे को लगता है डीएलएफ बहुत स्वीट स्पॉट में है कि बहुत इनका जो लैंड बैंक है, आई वाज अटेंडिंग अ कॉन कॉल ऑफ डीएलएफ, अगर प्रेजेंट लैंड बैंक भी देखें, आई थिंक दैट इज गुड एनफ for them to launch their projects, their products for next to 15 years without acquiring any major land. और वो जो लैंड बैंक है इनका इतना सस्ती दरों पे लैंड बैंक एक्वायर्ड है, सो दैट मीन्स दे आर सिटिंग ऑन हीप ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यूज, पोटेंशियल प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर अभी इट हैज क्वाइट अ बिट ऑफ डिस्टेंस टू गो। रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह से डीएलएफ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरह से लग्जरी सेक्टर में ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरह के मार्जिन्स पे ये काम कर रहा है, आई थिंक डीएलएफ है माइल्स टू गो। इन स्पाइट ऑफ कि स्टॉक 2x हो चुका है पिछले 1-1.5 साल में, मेरे को लगता है कि आगे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। सो डीएलएफ लिमिटेड हमारा एक प्रोजेक्टेड पॉजिटिव आइडिया रहेगा 2024 के लिए भी। यार इसमें जानते हैं क्या भाई जी, गुरुग्राम और डीएलएफ ये दोनों बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अब देखिए डीएलएफ तो अपने आप में एक ब्रांड है, गुरुग्राम
उसमें अगला ब्रांड है, सिर्फ डीएलएफ नहीं, गोदरेज ने वहाँ एक लॉन्च किया। उन्होंने प्रेस रिलीज भेजी थी कि 600 फ्लैट 48 घंटे में बेचे थे, माय गॉड। और एक फ्लैट 4 करोड़ के टिकट साइज का था। अभी 150 बाकी है, आप चाहे तो बुक कर सकते हैं। मैं पंकज जी के लिए छोड़ दूंगा ये हाँ, opportunity। नहीं डीएलएफ वाले तो बिक गए सारे, गोदरेज में भी हो सकता है। लेकिन ऐसा क्या है पंकज जी, गुरुग्राम में ऐसा क्या है भाई, वहाँ लोग एकदम दीवाने हैं वहाँ खरीदने के लिए, 10 करोड़ 20 करोड़ चाहे जो लगाओ आप, क्या है ऐसा वहाँ पे? I'll tell you, I think नीरज जी 2-3 लॉजिकल इसके मैं जवाब दूंगा, अपार्ट फ्रॉम जो एक जनरल तेजी चल रही है। आई थिंक गुड़गांव, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर, गुड़गांव एक स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। कितने सारे हमारे को जानते हैं, हमारे कुछ एक मित्रगण भी हैंगे, एंड व्हाट आई बीन सीइंग, बहुत सारे स्टार्टअप वाले लोग जो हैं दे आर बेस्ड इन गुड़गांव। और स्टार्टअप में आपको मालूम है जिस तरह की फंडिंग आती है और जिस तरह के पैसा है, या जिस तरह के ईसॉप्स हैं, या जिस तरह के इवन जो उनके टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स है, द काइंड ऑफ सैलरी दे आर गेटिंग, तो वो एक डिमांड को कैटर कर रहा है, एक लग्जरी डिमांड को कैटर कर रहा है, एंड एवरीबडी वांट्स टू मूव इनटू दैट सुपर लग्जूरियस काइंड ऑफ स्पेस। उसके अलावा मैं जो देख रहा हूं कि ये जो सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट्स हैंगे या विलाज हैंगे, प्राइस्ड एनीवे फ्रॉम से 10 करोड़ टू 50 करोड़, ये एक यंगर जनरेशन आ रही है इसके अंदर। जनरेशन उसकी एवरेज एज में मान के चल रहा हूँ 35 से 45 साल। आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और ये जनरेशन जो आ रही है बेसिकली या तो काफी कुछ स्टार्टअप कल्चर से आ रही है, काफी कुछ आईटी प्रोफेशनल्स, हाई पेड आईटी प्रोफेशनल्स है। नॉट टू फॉरगेट कि आईटी का भी काफी अच्छा बेस गुड़गांव में बन गया है, काफी अच्छा कंसल्टेंसी का, आपके जितने ये बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म है इनका बहुत बड़ी वर्कफोर्स गुड़गांव में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब काफी डिसेंट हो गया है। आई वुड स्टिल से कि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव हो सकता है गुड़गांव में। एंड और एक और चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए, गुड़गांव की इतनी डेवलपमेंट इसलिए हुई कि दिल्ली में शायद प्राइवेट डेवलपमेंट्स में काफी कुछ गवर्नमेंट ने इनिबिशंस लगा रखे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड़गांव एंड नोएडा केम इन सच अ गुड वे। एक्चुअली गुड़गांव में ना पंकज जी, ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जी। गुड़गांव सर एक वाइट कॉलर जॉब का हब है कंट्री का, उससे बड़ा प्रीमियम वाइट कॉलर हब कहीं नहीं मिलेगा। और वहाँ पे अब जैसे ना वर्चुअस साइकिल बन गई, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड, सबसे ज़्यादा डीएलएफ है, फिर अब गोदरेज भी पहुँच गया, और भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। शोभा भी है वहाँ पे, शोभा भी, प्लस वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है डीएलएफ की थी जिसमें जो टॉप यूनिकॉर्न्स हैं उसमें लगभग सबके फ्लैट हैं वहाँ पे। वो खुद रहे ना रहे लेकिन फ्लैट जरूर है वहाँ पे, और वो फ्लैट बहुत महंगे वाले हैं, 25, 30, 40 कुछ भी हो सकता है उसकी कीमत। तो वो एक ना कि एक सिस्टम बन गया कि अब जिसको चाहिए गुड़गांव में चाहिए, वो कोई भी बनाए, बढ़िया लग्जरी बनाओ, 1 घंटे में बिकता है। तो ये एक हॉट स्पॉट है इस समय कंट्री का, तो आप सोच सकते हैं, सोचेंगे बिल्कुल, सोचिए ना। चलिए, जो घर खरीद सके या स्टॉक खरीद सके, आप वो भी ले सकते हैं। आप डीएलएफ का मकान नहीं ले रहे तो स्टॉक ही सोच सकते हैं, इसे तसल्ली कर लें। बिल्कुल। बहरहाल ये डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा कि ये आइडियाज़ हम लोगों ने डिस्कस किए, आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार लीजिएगा कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। आप सब लोगों को सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और अपना स्टॉक आइडिया सुझाने के लिए। नए साल की एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय करिए वीकेंड का और हेल्थ का ध्यान रखिए।